ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। आज का जो वेबिनार है बेसिकली वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग और एडब्ल्यूएस के बारे में है। हम इसके अंदर एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और एडब्ल्यूएस क्या होती है और इसका हमें क्या बेनिफिट्स हैं, हमें कौन सी टेक्नोलॉजीज इसमें लर्न करनी चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस हैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर इन है, मार्केट सैलरीज क्या हैं, और उसके अलावा के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और सर्टिफिकेशंस हमारी क्या चलती हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हमारी सक्सेस क्या है, और सर्विसेज हमारी कौन सी होंगी, और एक शॉर्ट सम एक ओवरव्यू लेंगे। और एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम अपना एंड में रखेंगे जिसके अंदर हम इन डिटेल अपने जो भी आप लोगों की क्यूरीज होगी उनको हम इंटरटेन करेंगे। तो हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग की टर्म तो अब आई मार्केट में 4-5 years बैक। उससे पहले हम क्या कर रहे थे? उससे पहले बेसिकली हमारा ये एक सिस्टम था। आप सबको पता होगा, आई थिंक आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आईटी बैकग्राउंड से हैं, कि हम फिजिकल डाटा सेंटर्स मेंटेन करते थे। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, पीटीसीएल की एग्जांपल ले लेते हैं, यूफोन की, जैज की, कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फिजिकल डाटा सेंटर्स स्टिल अपनी भी मेंटेन कर रही हैं। अब फिजिकल डाटा सेंटर्स के अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती थी। उसमें लिमिटेशंस ये आती थी कि हमें उनको सेटअप करना था। सेटअप करने के लिए हमें सर्वर्स खरीदने थे, परचेज करने थे, रैक्स परचेज करने थे, और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स जिसके अंदर केबल्स होते हैं, पावर सप्लाईज होती हैं, उनके पावर बैकअप्स होते हैं, वो सारा कुछ हमें मेंटेन करना पड़ता था। तो क्या होता था कि एटलीस्ट वन रैक सेटअप करने के लिए हमें 15 to 20 days रिक्वायर्ड होते थे। फिर उसमें हमने ड्यूल पावर सप्लाई उसको देनी होती थी, ड्यूल इंटरनेट कनेक्शंस देने होते थे, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हमें चाहिए थी। इवन उस रूम के अंदर जिसके अंदर आपके सर्वर्स पड़े हुए हैं, चाहे वो डेटा सेंटर है या आपके पास एक रैक है, आप छोटे लेवल पे भी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक आपको हीटिंग सिस्टम को कम करने के लिए, उसकी हीट को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक एयर कंडीशनर सिस्टम जो कि 24/7 रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो हम उसको रन कर रहे होते थे। तो उसमें होता यह था कि एक तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, और इन केस के अगर कहीं से कोई डैमेज आता है तो वो फिर आपके लिए एक रिस्क होता है, डाटा लॉस होने का खतरा होता है, और बहुत सारे एक्सपेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें मेजर एक्सपेक्ट ये आ जाता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड किया कि अच्छा, मैं एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा हूँ या एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। आपकी प्रेडिक्टेड ट्रैफिक थी कि 1000 यूजर्स अ वीक अ मंथ विजिट करेंगे वेबसाइट को या इस प्रोडक्ट को विजिट करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली होता ही है कि 1000 की बजाय 2000 एक दिन ऐसा आता है कि जिसके अंदर 2000-3000 पीपल्स की ट्रैफिक आ जाती है। अब आपने तो 1000 पीपल को मेंटेन करने के लिए अपने सर्वर्स, अपने रैक्स लगाए हुए थे, लेकिन अब 3000 की ट्रैफिक के ऊपर अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका सिस्टम कोलैप्स करेगा। आपकी जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आपकी क्रैश करेगी। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स के ऊपर आपका बैड इम्पैक्ट जाता है। चले आपने एक दिन डिसाइड कर लिया, अच्छा 3000 ट्रैफिक आई है, आपने कहा कि मैं डबल या ट्रिपल अपनी कैपेसिटी को कर लेता हूँ, आपने 3 रैक्स और लगा दिए। अब उन 3 रैक्स को लगाने के बाद आपको पता यह चलता है कि अब 3-4 महीने गुजर गए हैं और आपकी ट्रैफिक स्टिल 1000 यूजर्स अ मंथ है। तो जो आपने 3 से 4 रैक्स एक्स्ट्रा लगाए अपने, आपकी वो कॉस्ट एक किस्म की जाया चली गई, वो यूजलेस है। और इसी तरह जो डाटा सेंटर्स मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उनके ऊपर भी ये लिमिटेशंस आती थी। और खुदा ना खास्ता कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ हो सकता है, आपका डाटा सेंटर पूरे का पूरा में आग लग जाती है और आपको पूरे का पूरा डाटा सेंटर कोलैप्स कर जाता है, तो वो भी एक आप लोगों के लिए, हमारे लिए इश्यूज थे। तो उन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए एक टर्म्स हमारे पास आने शुरू हुई, क्लाउड्स आने शुरू हुए मार्केट के अंदर। मुख्तलिफ क्लाउड्स है, AWS, अलीबाबा, एज़्योर, GCP, तो उन्होंने इन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की। तो उसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि विदाउट क्लाउड, जिसमें मैंने आपको वेब ट्रैफिक की पहले एग्जांपल दी कि वेब ट्रैफिक हमारी ज्यादा आनी शुरू होगी, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम्स कोलैप्स होने शुरू हुए। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए पूरी दुनिया में क्लाउड को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अंदर हम मुख्तलिफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को यूज करने शुरू किया हमने, उसके ऊपर लोग शिफ्ट होने शुरू हुए।
अब क्लाउड्स के अंदर जितनी अभी हमने हैसल्स डिस्कस की कि आपको एक डाटा सेंटर सेटअप करना पड़ रहा था, आपको रैक्स लगाने पड़ रहे थे, आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ी थी, आपको मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस, पावर सप्लाई, सारा कुछ मेंटेन करना पड़ रहा था, तो एक हैसल आपकी खत्म हो गई। और खासतौर पर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि जी 2 to 3,000 यूजर्स को जो हम हैंडल करने के लिए इशू आया, वो भी एक हैसल हमारी खत्म हो गई। क्योंकि क्लाउड आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आपके पास 1,000 यूजर्स अ मंथ की ट्रैफिक है, लेकिन किसी टाइम पे आपके पास 2,000 3,000 पीपल आ गए हैं, तब हमारी सर्विसेज को यूज करते हुए 2,000 3,000 को ऑन द टाइम आप हैंडल करें, और उसके बाद जब दोबारा आपका लोड 1,000 यूजर्स पे आ जाए, तो आपने जो एक्स्ट्रा सर्विस हमसे लिए थे वो आप बंद कर दें, वो वापस हो जाएंगे। और ये ज्यादातर जो हम डिस्कस ये वाला सिनेरियो करें, ये हमारा ऑन डिमांड होता है कि आपके यूजर्स आए, ट्रैफिक आपने हैंडल की, आपने प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन को मेंटेन किया, आपकी एप्लीकेशन चली, आपने सब क्लाइंट्स को ओवरऑल की वर्ल्ड सर्व किया, और जब लोड नॉर्मल हुआ आपके सर्वर्स बंद हो गए एक्स्ट्रा, और आपने जितनी देर वो सर्विस चलाए आपको उतनी देर की वो सर्विस की बिलिंग पे करनी है, उसके बाद ही बिलिंग आपको पे नहीं करनी। इसका जो वाइस वर्सा था, जो हमने पहले डिस्कस किया कि फिजिकल डाटा सेंटर के अंदर आपके पास यूजर्स थे या नहीं थे, आपने 3,000 यूजर्स को देखते हुए सर्वर्स लगा लिए, अब यूजर्स की वो ट्रैफिक नहीं आ रही आपके पास, तो वो कोलैप्स कर जाएगा। या समटाइम्स ये होता है कि आप कुछ स्टार्टअप्स को स्टार्ट करते हैं, वो आपके सक्सेसफुल नहीं होते, तो फिजिकल डाटा सेंटर के केस के अंदर तो वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट जो थी वो जाया थी। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये हुआ कि अगर आपकी फेलियर भी हो गया स्टार्टअप का, तो फेलियर के टाइम तक का जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रन किया, आपने उसकी बिलिंग पे की, और उसके बाद आपने कुछ भी पे नहीं करना। अच्छा, क्लाउड्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लाउड्स आते हैं। एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, और एक होता है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड। अच्छा, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड में क्या डिफरेंस है? पब्लिक क्लाउड जिसे हम बात करें एडब्ल्यूएस की, ये एडब्ल्यूएस का क्लाउड जो है ये पब्लिक है। आपका जो प्राइवेट क्लाउड है वो आपका फिजिकल डेटा सेंटर है, क्योंकि फिजिकल डेटा सेंटर तक आपकी ना किसकी एक्सेस है, आपने प्रॉपर, वो आपके कंट्रोल में है, तो वो आपका प्राइवेट क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड ये है कि जो एडब्ल्यूएस का क्लाउड है वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल है, पूरी दुनिया उसको एक्सेस करके अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय कर सकती है, तो वो हमारा पब्लिक क्लाउड होता है। और इसमें फिर थर्ड चीज आती है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर बेसिकली ये होता है कि वो मिक्सचर होता है पब्लिक और प्राइवेट का। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी कुछ चीजें क्लाउड सर्विसेज के ऊपर होस्ट करती हैं, कुछ चीजें वो अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स के अंदर रखती हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज की लिमिटेशंस होती हैं। आपके पास समटाइम्स ऐसी लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्लाइंट्स की ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि वो क्लाइंट्स कहते हैं कि हमने फिजिकल और वर्चुअल दोनों डाटा सेंटर्स को मेंटेन करना है, तो फिर फिजिकली आप अपने डाटा सेंटर को मेंटेन कर लेते हैं, वर्चुअली आप किसी भी क्लाउड होस्टिंग सर्विस की सर्विसेज को ले सकते हैं। अब इसके अंदर डेफिनेटली कुछ लोगों के कंसर्न्स होते हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज, बिलिंग के इश्यूज, तो ऑल ऑफ दैट के सिक्योरिटी के इश्यूज क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, खासतौर पर अगर मैं एडब्ल्यूएस की बात करूं, तो एडब्ल्यूएस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इनका एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है, उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपके डेटा को सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो भी एक लिमिट है। आपकी एप्लीकेशन की कुछ सिक्योरिटी लेवल्स मेजर्स होते हैं, वो आपके हाथ में होते हैं। लाइक दैट मैं बात करता हूँ कि एप्लीकेशन के अंदर आपने कोडिंग लेवल के ऊपर, अगर हम किसी भी वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो कोडिंग लेवल के ऊपर ऑल ऑफ यू नो कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमने फॉलो करनी होती हैं। अगर आप वो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे और देन आप एडब्ल्यूएस को या किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को जाके क्लेम करें कि भी आपने तो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी लेकिन आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो एक लूप होल है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में वो क्लियरली एडब्ल्यूएस स्टेट करता है कि यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और यहाँ तक की क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये शेयर्डली हम इसको डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह से सिक्योरिटी को मेजर्स को लेना है। अब जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग को हम क्यों यूज करना शुरू किया, और एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ, जिस तरह पहले हमने बात की कि मुख्तलिफ क्लाउड कंप्यूटिंग हैं, उसमें हमने एडब्ल्यूएस की बात की, अलीबाबा की बात की, एज़्योर की बात की, जीसीपी की बात की।
IBM की, तो हम स्पेसिफिकली बाय AWS। तो AWS लास्ट 10 ईयर से एक ये रेटिंग है मैजिक क्वाड्रेंट की, जो गार्टनर हर साल इशू करता है, उसमें फॉर लास्ट 10 इयर्स कंसेक्टिवली AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के ऊपर नंबर 1 जा रहा है। AWS को अगर आप उसकी UI वाइज देखें या हर लिहाज से आप AWS को देखें, तो AWS इज मच बेटर देन अदर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यही वजह है कि हम AWS को स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह 2019 के अंदर भी नंबर 1 था, 2020 में भी था, और सो ऑन 2021 और 22 के अंदर भी नंबर 1 क्या था। अच्छा, अब हम बात करते हैं AWS कस्टमर्स की, क्योंकि अभी हमने एक सिक्योरिटी के एक्सपेक्ट को डिस्कस किया कि सिक्योरिटी के एक मेन कंसर्न्स हैं लोगों को। तो हमारे पास जो AWS के मेजर कस्टमर्स हैं उसमें फेसबुक है, एडोब है, BBC न्यूज है, ESPN है, लिंक्डइन है, नेटफ्लिक्स है, ट्विटर है, एयरबीएनबी है। अगर हम नेटफ्लिक्स की खाली बात करें तो एनी वन ऑफ यू, मुझे आप लोग कोई बता सकते हैं कि नेटफ्लिक्स के कंपटीशन के अंदर कौन सी सर्विस है जो AWS की अपनी है? जी, एनी वन ऑफ यू, नेटफ्लिक्स के कंपटीशन में एक सर्विस है Amazon की, वो कौन सी है? ओके, आई थिंक आप लोग राइट नहीं है। Amazon प्राइम जो है वो Amazon की एक अपनी सर्विस है, और वो नेटफ्लिक्स का कंपेटिटर है। अगर यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते, तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स को कंसर्न होता सिक्योरिटी का, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक ऐसी जगह पे जाके होस्टिंग दे कर रहा है जिसकी एक अपनी प्रोडक्ट है। तो Amazon ने अगर डाटा स्टील करना हो तो नेटफ्लिक्स से भी कर सकता है। तो जब ये हम बात करते हैं कि बिग कंपनीज हैं, ये बिग 8 कंपनीज हैं जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, जो AWS के कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये सिक्योरिटी कंसर्न्स डेफिनेटली होंगे, और उन्होंने इस चीज को हैंडल किया और प्रॉपर्ली ये हैंडल कर रहे हैं। यहां तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो ये AWS के कस्टमर्स को हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो AWS के टॉप कस्टमर्स बेस्ड ऑन EC2 सर्विस। EC2 की सर्विस कौन सी होती है? जो AWS की EC2 सर्विस है वो कंप्यूट सर्विस है, जिसके अंदर AWS आपको सर्वर्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें सबसे पहली जो फेसबुक $11 मिलियन पे करता है, ESPN $8 मिलियन पे करता है, नेटफ्लिक्स $19 मिलियन पे कर रहा है, एडोब $8 मिलियन पे कर रहा है, लिंक्डइन $13 मिलियन, और ट्विटर 7 मिलियन, और BBC न्यूज $9 मिलियन पे करता है AWS को। अच्छा, अगर कुछ लोगों का कंसर्न ये भी होगा कि कोई डिडोस अटैक्स वगैरह आते होंगे, कोई सिक्योरिटी प्रिवेंशन मेजर्स होते होंगे, तो डेफिनेटली दुनिया के जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर डिडोस अटैक्स आते हैं, लेकिन AWS या कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग हो, वो इन डिडोस अटैक्स को मैनेज करता है। AWS के ऊपर आज से तकरीबन साल पहले डिडोस अटैक आया था, और इनका एक नॉर्थन वर्जीनिया रीजन के ऊपर यही इशू आया था, जिसकी वजह से इनका एक अवेलेबिलिटी जोन कॉम्प्रोमाइज हुआ था कुछ देर के लिए। और वो भी डीडोस अटैक इसलिए आया था कि वो प्रिवेंट, जो बाहर से आने वाला डीडोस अटैक था उसको वो प्रिवेंट करके थे, लेकिन कहीं पे कोई एक लूप होल था जिसकी वजह से वो डीडोस अटैक उनके इंटरनल इंटरनल स्प्रेड हो गया था, और उसको इंटरनली उन्होंने प्रिवेंट करके दोबारा से अपनी सर्विसेज को अप किया था। और उस दौरान के अंदर जो नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन, जिसको इस वक्त हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन के अंदर सबसे बड़ा रीजन है इनका। इनकी जो नई सर्विस लॉन्च होती है वो उस रीजन में लॉन्च होती है, और इवन के US कॉफ क्लाउड भी उसी रीजन के अंदर है। सो इवन के हमारे कुछ डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो कुछ डाटा यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज, हमने किसी एक बंदे ने क्लेम नहीं किया कि हमारा कोई डाटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग हमारी अब
अवेलेबल थी। सो उसके बाद अगर हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं कि AWS सर्टिफिकेशंस का रोड मैप क्या है। चलें इससे पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे थे, हम फिजिकल डाटा सेंटर्स की बात कर रहे थे, तो कुछ सर्विसेज हैं AWS की। बहुत सारी कंपनीज इस वक्त मार्केट में ऐसी हैं जो अपनी फिजिकल डाटा सेंटर्स के साथ AWS के ऊपर भी मूव हो चुकी हैं। AWS की भी कुछ सर्विसेज की वो लेती हैं। उसमें TRG वन ऑफ द कंपनीज है। आप सबको पता है कि हम एक कोविड का जब सिनेरियो था, जब कोविड सिनेरियो के अंदर सब कुछ बंद था, इवन कॉल सेंटर्स के अंदर भी स्टाफ को अलाउड नहीं था। अब कॉल सेंटर्स को उन्होंने किस तरह वर्कली रिमोटली उन्होंने मेंटेन करना था। डेफिनेटली कॉल सेंटर्स की तो रिक्वायरमेंट थी वहां पे। कॉल सेंटर सर्विसेज TRG मेनली कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसके अंदर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को अमेजोन की सर्विस है अमेजोन वर्क स्पेस, उसके ऊपर सर्वर्स लॉन्च करवा के दिए, डेडिकेटेड सिस्टम्स मिले। जिस तरह आपका एक लैपटॉप होता है उसमें डेडिकेटेड लैपटॉप्स मिले, उन्होंने प्रॉपर नेटवर्किंग की, नेटवर्किंग करके रिमोटली उनके एम्प्लॉयज ने कॉल सेंटर सर्विसेज ऑल ओवर द पाकिस्तान प्रोवाइड की। और इस वक्त पाकिस्तान में उनके अपने 3 से 4 डाटा सेंटर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको क्लाउड पर जाना पड़ा। इसी तरह ये अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स को मूव करते हैं। एक दफा इनके साथ ये इशू आया कि इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स कॉम्प्रोमाइज हुई, तो उन्होंने उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए क्या किया कि वो कॉल जब भी रिकॉर्ड्स होती थी उनके डाटा सेंटर में, वो उसको फौरी तौर पे AWS के ऊपर मूव करना शुरू कर देते थे। AWS की एक सर्विस है AWS सिंपल स्टोरेज सर्विस, तो वो उसके ऊपर मूव करते हैं। अब अगर हम सर्टिफिकेशंस के रोड मैप को डिस्कस कर लें, तो सर्टिफिकेशंस के रोड मैप के अंदर हमारे पास जो मेनली सर्टिफिकेशंस आती हैं, वो सबसे बेसिक लेवल की हमारे पास है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर। इसके ऊपर AWS रिकमेंड करता है कि अगर आपके पास 6 मंथ्स का भी नॉलेज है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, और बेसिक नॉलेज का आपके पास हो, मतलब आपको सर्विसेज का पता हो कि इसकी EC2 की सर्विस कौन सी है, S3 कौन सी है, IAM कौन सी है, लोड बैलेंसर कौन सी है, आप उसके ऊपर इसको कवर कर सकते हैं। और इसकी फीस कम है पेपर की, आई थिंक $100 है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एसोसिएट लेवल के। एसोसिएट लेवल के अंदर हमारे पास होती हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की, सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर की एंड डेवलपर एसोसिएट। प्रिसाइसली जो हम अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं उसके अंदर AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड AWS डेवलपर एसोसिएट हम कवर करेंगे विद हैंड्स ऑन लैब्स। ठीक है। जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है उसमें सबसे ज्यादा सर्विसेज हैं, इसका सबसे ज्यादा कोर्स कंटेंट भी होता है जिसको हमने कवर करना है। ऑलमोस्ट 45 to 50 सर्विसेज हैं जो हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर एसोसिएट की बात करें तो 70% कंटेंट सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट वाला ही है। उसके अंदर 30% कंटेंट आपका वेरी करता है। सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग सर्टिफाइड हैं। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के काफी लोग सर्टिफाइड हैं। ऑलमोस्ट हमारे 50+ स्टूडेंट्स हैं जो सर्टिफाइड हैं। और डेवलपर एसोसिएट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो डेवलपर एसोसिएट स्पेशली डिजाइन है डेवलपर्स के लिए, लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर्स भी इसको कवर करते हैं। ये जो एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशंस हैं ये क्वाइट इजी हैं, इसमें थोड़ी सी आपकी डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है, आप डेडिकेटेड इसको कवर करेंगे या आप कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल के अंदर है सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल। अब सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल वन ऑफ द टफेस्ट सर्टिफिकेशंस इन द वर्ल्ड है। आई एम सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफाइड। तो दोनों में से सबसे टफेस्ट प्रोफेशनल है सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। इसके ऊपर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। इसमें बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, फिर एक एक पेज के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमें सारा कुछ प्रॉपर सिनेरियोज होते हैं, और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी जो एक चॉइस होती है वो एक एक पैराग्राफ की होती है। तो ये एक तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से भी टफ है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी टफ है। और इसी तरह डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल की टफेस्ट सर्टिफिकेशंस में से एक सर्टिफिकेशन मानी जाती है। उसके बाद इनकी आती है स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन। उसमें एडवांस नेटवर्किंग है, बिग डाटा है, सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, एलेक्सा स्किल बिल्डर है। ये सारी टफेस्ट सर्टिफिकेशंस जो प्रोफेशनल और स्पेशलिटी हैं उसमें से आती हैं।
और इन सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हर पेपर का टाइम वेरिएशन है, कुछ पेपर्स की टाइमिंग 160 मिनट्स है, कुछ 190 मिनट्स है। तो ये इस तरह से होती है। और इनकी फीस एसोसिएट लेवल की खास तौर पर फीस है, क्योंकि हम इस वक्त एसोसिएट को डिस्कस कर रहे हैं, वो $150 है। लेकिन यह है कि इसमें अगर आपने एक पेपर क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट पेपर के ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब अगर आपने क्लाउड प्रैक्टिशनर क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपको एसोसिएट लेवल के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसोसिएट की आप बेशक तीनों भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। सर ये आपने दो डिस्क्राइब की जो हम जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट और एक डेवलपर एसोसिएट। जी। क्लाउड प्रैक्टिशनर हम बेसिक हाउ नाउ लेके खुद कर सकते हैं। हाँ, क्लाउड प्रैक्टिशनर बेसिकली होती है, इसके ऊपर ना आपको हैंड्स ऑन की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सेंस दैट के आपको कोई हैंड्स ऑन लैब्स नहीं, एक बेसिक नॉलेज आपके पास सर्विसेज की हो तो आप उसको क्लाउड प्रैक्टिशनर को इजीली कवर कर सकते हैं। और उसका पेपर बहुत इजी होता है, आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके सर, गॉट इट। जी, अदर एक क्वेश्चन और है कि एनी फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम देम। नहीं, फ्री सर्टिफिकेशंस इनकी नहीं होती कोई भी, ये सारी पेड है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने एक सर्टिफिकेशन कर लिया तो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन के ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। और खासतौर पे अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल की जो सर्टिफिकेशन फीस है इस वक्त ऑलमोस्ट $300 है। तो अगर आपने एसोसिएट लेवल की कोई एक सर्टिफिकेशन क्लियर कर ली है तो वो आपको नेक्स्ट सर्टिफिकेशन, अगर आप डायरेक्ट प्रोफेशनल पे जाते हैं तो उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब $300 वाली सर्टिफिकेशन आप $150 में कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मार्केट सैलरीज को। मार्केट सैलरीज में ओके, एक और क्वेश्चन आया है कि विच वन इज मोर इफेक्टिव फॉर बिगनर्स लेवल। बिगनर्स के लिए जो इफेक्टिव सर्टिफिकेशन है वो है एसोसिएट लेवल की। आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट से स्टार्ट करें। क्लाउड प्रैक्टिशनर को भी आप कर सकते हैं, क्लाउड प्रैक्टिशनर भी ठीक है बिगनर्स के लिए, लेकिन क्लाउड प्रैक्टिशनर की मार्केट में उस तरह से वैल्यू नहीं है जिस तरह से एसोसिएट लेवल के पर्सन की वैल्यू होती है मार्केट में। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट सैलरीज। ये मार्केट सैलरीज यूएस डॉलर्स के अंदर है। और इसके अंदर हमारे पास जो AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट वाले हैं वो $108,000 टू $130,000 तक वो पे लेते हैं। इसी तरह जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल वाले हैं वो $120,000 से भी ऊपर की पेज ले रहे होते हैं। और वर्ल्ड टॉप फ्रीलांसर्स जो हैं वो AWS के ऊपर से वर्किंग कर रहे हैं। अब अगर हम पाकिस्तानी सैलरीज की बात कर लें तो देखें, सैलरीज तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि आपका जो पर्सनल स्किल सेट है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप है आपको, तो आप इवन स्टार्टिंग पे भी बहुत ज्यादा ले सकते हैं। आई नो द पर्सन जो स्टार्टिंग 80, 85 से करते हैं, और जब 6-7 महीने आप मार्केट पे अपने आप को लगा लेते हैं प्रॉपरली और स्किल्स को पॉलिश कर लेते हैं तो आप 1 लाख प्लस के अंदर जाते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल सेट कि आपका स्किल सेट क्या है। अगर आपका स्किल सेट इंटरमीडिएट लेवल बहुत अच्छा है तो आप एक अच्छी पे पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्किल सेट एक बेसिक लेवल का है तो आप 40-50 पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने स्किल सेट को पॉलिश करना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस वक्त कौन से AWS के पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें 10 पर्ल्स है, रॉयल फाइबर है, नॉर्थ पे है, नेक्स्ट ब्रिज है, आरबी सॉफ्ट है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, प्योर लॉजिक्स है, साइनोवेज है, एक्सवर्ट है, और बहुत सारी कंपनीज इसके अलावा हैं जो इस वक्त AWS पार्टनर नेटवर्क के अंदर रजिस्टर्ड हैं और ये इस वक्त AWS के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि हम बार बार मैं ये कहूंगा कि AWS इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड्स बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन GCP
एज्योर, जीसीपी और एज्योर के अंदर इस वक्त कुछ इश्यूज हैं स्टिल, उनकी सर्विसेज समटाइम्स डाउन चली जाती हैं, लेकिन AWS की सर्विसेज आपको डाउन नहीं मिलेगी कभी भी। हाँ, कभी कभी शायद कोई ग्लोबल कोई नेटवर्क इशू आ जाए तो उसकी वजह से कोई इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको AWS की सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर की, के सर्टिफिकेशन एग्जाम क्या है। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक लेवल की होती है, 90 मिनट्स इसका टाइम होता है, $100 इसकी फीस होती है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 50 होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज मैं आपको एक प्रो टिप और दे देता हूँ कि हम ये जो 90 मिनट्स हैं इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड इन दैट सेंस कि वहां पे एक ऑप्शन होती है जब आप एग्जाम रजिस्टर कर होते हैं लैंग्वेज बैरियर की। अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है, आप इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं है, आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसका एक एडवांटेज लेते हुए अपने 30 मिनट्स को एक्सटेंड कर पा सकते हैं। और ये 30 मिनट स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुछ पेपर्स के हिसाब से होते हैं, हर सर्टिफिकेशन पेपर का मुख्तलिफ टाइम होता है, वो एक्सटेंड आपका हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएट लेवल की। एसोसिएट की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 65 होते हैं, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं, $150 इसकी फीस है। ठीक है, और 130 मिनट्स का ये पेपर होता है। इसमें हम एक बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो तो आप एक बहुत अच्छे मार्जिन से पेपर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, AWS प्रोफेशनल में हमारे पास 170 मिनट्स का पेपर होता है, $300 फीस है, 85 क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें भी मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बहुत लंबी होती है। उसके बाद आपकी जो ऑप्शंस होती हैं मल्टीपल चॉइस, वो भी बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। सो इसमें टाइम मैनेजमेंट जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप करें, फिर आगे हम कोर्स आउटलाइन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर डेवलपर एसोसिएट के बारे में क्वेश्चन था कि जो नेटवर्क सिस्टम एडमिन है उनके लिए ये हेल्पफुल है या ये डेवऑप्स से रिलेट कर रहा है, उनके लिए भी हेल्पफुल है और डेवलपर्स के लिए भी, इसकी जरा डिफाइन कीजिएगा। अच्छा, जो डेवलपर एसोसिएट है ना, वो स्पेसिफिकली बिलोंग करता है डेवलपर्स के लिए। ठीक है, जो नेटवर्क सिस्टम एडमिन है ना, उसके लिए सारी सर्टिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं। देखें, एसोसिएट लेवल के ऊपर, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हैं, आपको दोनों लेवल्स के ऊपर नेटवर्किंग की जिसको नो हाउ अच्छी है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर एक्सेल कर सकता है। आप डेवलपर भी कर सकते हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट भी कर सकते हैं, लेकिन डेवलपर्स को स्पेसिफिकली मैं इन टर्म ये कहता हूँ कि जो डेवलपर्स, जो वेबसाइट डेवलपर्स हो गए, या जो कोडिंग जिनकी होती है ना, कोडिंग वालों के लिए ये ज्यादा बेटर होती है। इसमें थोड़ी सी आपकी डेवलपमेंट साइड पे, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट में मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सोल्यूशन आर्किटेक्ट में होता है कि आप कंसोल से काम कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीजें, हम आगे जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हम कंसोल से मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन जब डेवलपर एसोसिएट की बात आती है ना, तो डेवलपर एसोसिएट बेसिकली कर क्या रहा होता है कि वो कोडिंग के अंदर इंटीग्रेशन कर रहा होता है, तो वो एट दैट लेवल प्रोग्रामर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर हम नेटवर्क सिस्टम एडमिन की बात करें, तो नेटवर्क सिस्टम एडमिन के लिए ओवरऑल सारी सर्टिफिकेशंस बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर एक सर्विस होती है उनकी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, उसके अंदर नेटवर्किंग की जरूरत होती है, उसमें अपने नेटवर्क्स बनाने होते हैं, तो उसमें आप ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन? ओके, आगे हम बात करते हैं अपने कोर्स की। तो इस कोर्स के अंदर हम जो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट और डेवलपर एसोसिएट है, इसके अंदर हम मोर देन 40 सर्विसेज को कवर करेंगे। ये 3 मंथ्स का कोर्स होगा, एवरी सैटरडे एंड संडे 3 to 5। ठीक है, इसके अंदर हम 40 सर्विसेज को कवर करेंगे, 45 हैंड्स ऑन लैब्स है हमारी जो हम करेंगे, लाइव करेंगे। ये नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, लाइव करेंगे।
असाइनमेंट्स होंगी, मल्टीपल क्विजेस होंगे कि हर टॉपिक के एंड पर आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाएंगे, आप लोग उसको फिल आउट करेंगे और वो आप सबमिट करेंगे और उस वक्त आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा कि ये क्या है। जो ग्रैंड फाइनल एग्जाम है वो बिल्कुल एट द एंड होता है, जिसके अंदर पूरी कोर्स को हम समराइज करके वो एक एग्जाम हमारे पास बना हुआ है जो कि हम लेते हैं आप लोगों से, और उसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम आपको बताते हैं कि आर यू एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन और नॉट। और इसी में एक हमारे पास है सर्टिफिकेशन एग्जाम प्रैक्टिस सेशन। 10 प्रैक्टिस एग्जाम्स होंगे एडब्ल्यूएस पैटर्न के ऊपर। वो डम्स नहीं होते, प्रॉपर एग्जाम्स हैं जो कि वेरी क्लोज टू एडब्ल्यूएस एग्जाम होते हैं। आप वहां से प्रॉपर एक प्रेपरेशन करते हैं, उसके बाद हम आपको एवेल्युएट करके आपको हम प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि भाई आप इसको एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्योंकि एक सर्टन क्राइटेरिया है। चलिए क्राइटेरिया की थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि हम जो कि मोर देन 80-85% हमारे पास प्रैक्टिस एग्जाम्स के अंदर अचीव करो या ग्रैंड फाइनल एग्जाम के अंदर अचीव करो, हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप एडब्ल्यूएस का एग्जाम दें, क्योंकि डेफिनेटली आईसेट के वेरी क्लोज टू एडब्ल्यूएस एग्जाम, पूरी की पूरी कॉपी तो नहीं हो सकती एडब्ल्यूएस एग्जाम की हमारे पास, तो वो जो 10 to 15% का मार्जिन है वो हम रखते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको प्रोवाइड क्या करेंगे, लाइव सेशंस मैंने आपको पहले बताया कि एवरी सैटरडे एंड संडे 3 PM to 5 PM हर सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सेपरेट लैब रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी जिसके पास आपकी लाइफ टाइम एक्सेस होगी, कोर्स रिकॉर्डिंग्स की भी और लैब रिकॉर्डिंग्स की भी लाइफ टाइम एक्सेस होगी। उसके अलावा हमारे पास 24/7 की कम्युनिटी सपोर्ट है, कम्युनिटी ग्रुप का लिंक मैं ऑलरेडी चैट के अंदर शेयर कर चुका हूँ, उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कोर्स बैच होगा उसका एक अलग ग्रुप बना होगा, आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ पे मेरे साथ टीम में तैयब अवेलेबल है और एक हमारे मेंटोर हैं, वो आप 3 लोग, हम 3 लोग आप लोगों की सपोर्ट के लिए अवेलेबल होंगे। प्रिसाइसली कोर्स जो है वो मैं और तैयब पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जो कि हमारे सीईओ हैं वो इटसेल्फ एडब्ल्यूएस एंड डेवऑप्स एक्सपर्ट हैं, तो वो भी आ, कहीं पे भी कोई उनकी हेल्प आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी तो वो भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, हमारे ये यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक मैं ऑलरेडी चैट के अंदर शेयर कर चुका हूँ, उस पर फ्री कोर्स लाइनिक्स का अवेलेबल है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग एडब्ल्यूएस या डेवऑप्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी लाइनिक्स की स्किल्स को जरा इम्प्रूव करें, लाइनिक्स को लर्न करें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत कुछ होता है। जो मेन चीज ये है कि हमारे हर बैच के अंदर से एक पोजीशन होल्डर अनाउंस किया जाता है, और वो पोजीशन होल्डर वही होता है जिसकी एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे बैच के अंदर अच्छी होती है और वो एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन क्लियर करे। आप जितने भी लोग होंगे उनमें से जो भी सबसे पहले सर्टिफिकेशन क्लियर करेगा उसको वो फर्स्ट पोजीशन एलोकेट की जाएगी। इसके अलावा हम सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों को भेजेंगे, तो आप लोगों को सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाएंगे, हार्ड फॉर्म में आप लोगों के होम एड्रेसेस के ऊपर डिलीवर हो जाएंगे। आप उन सर्टिफिकेट्स भी हमारे वैलिड होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके में यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं और तैयब ये कोर्स पढ़ा रहे हूँ, तो इटसेल्फ मैं खुद डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, मेरा 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट का, और करंटली मैं एज एन डेवऑप्स इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। और मेरे पास मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स जो कि एल्बिस टेक के कुछ कोर्सेज हैं उनके अंदर भी मैं इन होता हूँ और मैं वो कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरह तैयब भी इस वक्त करंटली डेवऑप्स इंजीनियर एज एन डेवऑप्स इंजीनियर मार्केट में सर्व कर रहे हैं। इनका भी 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हम फुली स्किल्ड हैं, वी बोथ आर AWS solution architect associate certified and AWS solution architect professional certified। सो डोंट वरी, आप लोगों को हम एक प्रॉपर सपोर्ट देंगे, एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज को। और हमारे ये कोर्स का एक रूल है बाकायदा कि अगर आपको एक नई चीज समझ आ रही है आप उसी वक्त इंटरप्ट करें, हम दोबारा उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की क्लियरेंस, आप लोगों के लिए चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे तो वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप लोगों को प्रॉपरली हेल्प आउट करें। इवन कि हमें आफ्टर सेशन आप लोगों के साथ एक पर्सनल सेशन भी करना पड़ता है जूम पर, हम वो भी करते हैं और उसके अंदर हम हेल्प आउट करते हैं प्रॉपरली कि आप इस तरह नहीं इस तरह करें, आपको जो चीज समझ ना आ रही हो आप वो पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी सक्सेस की।
हमारे पास 80 प्लस, ये थोड़ी सी साइट्स पुरानी है, 150 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं अब तक जो AWS की ट्रेनिंग हमसे कंप्लीट कर चुके हुए हैं, और इसके अंदर अराउंड 35 to 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर्टिफाइड हैं। ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे विजिबल हैं, ऑल्दो के कुछ पुराने सर्टिफिकेट्स हैं, ये अपडेटेड स्लाइड्स नहीं है हमारे पास। रिसेंटली भी हमारे कुछ 5 to 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन की है, उसके अंदर ये सारी हमारे पास है। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी का है तो पूछ रहे हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? सर क्लास मीडियम जैसे आप लाइव सेशंस दे रहे हैं एज वेल एज साथ ऑनलाइन भी है, कोई इंटरेस्टेड हो अगर इसमें तो? जी, लाइव सेशंस जो भी सैटरडे संडे हैं वो हमारे ऑनलाइन ही हैं। ठीक है, ऑनलाइन जूम सेशंस होंगे। मतलब फिजिकली क्लासेस नहीं लेना पड़ेंगी? जी, फिजिकली क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी, ऑनलाइन सेशंस होंगे। आप इजीली कहीं पे भी बैठ के सैटरडे संडे को ऑनलाइन सेशंस दे सकते हैं। सर अगर बिल्कुल कोई बिगनर बंदा हो जिसका डेवलपमेंट साइड से भी कोई लेना देना ना हो और नेटवर्किंग साइड से भी, तो क्या वो मतलब कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे उसके बहुत सारे लिए लोग। जी बिल्कुल, मैं आपको आंसर करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो BBA, MBA, M.Com, B.Com से यहाँ पे स्विच किए, उन्होंने अपनी फील्ड स्विच की है और वो एक सक्सेसफुल इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं, फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। उसको कुछ चीजें, जिसका मैंने लाइनेक्स की बात की, वो लाइनेक्स को उसको सीखना पड़ेगा, उसको कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपकी रिक्वायर्ड होगी। आप डेडिकेटेडली अगर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे तो आप बिल्कुल एक्सेल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल रनिंग हो सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, लेट्स डिस्कस दी कोर सर्विसेज ऑफ AWS। कोर सर्विस के अंदर सबसे जो कोर सर्विस है AWS की, वो AWS IAM है। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। हम यहाँ पे अपनी जो, जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि कुछ लॉगिन्स होते हैं, यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स हैं। खाली कंपनी के अंदर आप अकेले बंदे तो नहीं ना जो एक काम करें प्रोडक्ट के ऊपर, मल्टीपल टीम्स हैं जो काम कर रही हैं। तो उन मल्टीपल टीम्स को हम मैनेज यहाँ से कर रहे होते हैं, सर्विसेज को हम मैनेज यहाँ से कर रहे होते हैं कि कौन सी टीम को किस सर्विस की परमिशन होनी चाहिए, कौन सी टीम को कौन सा रोल असाइंड होना चाहिए, वो सारा कुछ हम यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद आती है S3, ये जो स्टोरेज सर्विस है, जिसका मैंने पहले भी डिस्कस किया कि TRG अपने कॉल रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, उसको वो यहाँ पे मूव करती है। तो ये एक स्टोरेज सर्विस इसी तरह है जिसमें आपका एक समझ लें कि आपकी हार्ड डिस्क की, आपके लैपटॉप के हार्ड डिस्क की एक पार्टीशन है, वो वाली पार्टीशन जिसके अंदर विंडोज नहीं होती, सिस्टम की फाइल्स नहीं होती, वो एक जो सेपरेट पार्टीशन है, या उसको आप ये कहने की ये एक वर्चुअल USB है आपकी, जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और अनलिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद Amazon EC2 है, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स आ जाते हैं। हम सर्वर्स यहाँ पे, आपने रेड हैट का सर्वर लगाना है आप वो लगा सकते हैं, लाइनक्स का लगाना है, विंडोज का लगाना है, जुबंटू का लगाना है, डेबियन का लगाना है, वो आप सारा कुछ इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्केलेबिलिटी भी होती है। स्केलेबिलिटी एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा फर्क ये होता है, ये वर्टिकल स्केलिंग में आप ये करते हैं जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि लोड आ गया, अब आपने लोड को मैनेज करना है। तो लोड को मैनेज करने के लिए आप वर्टिकल स्केलिंग करेंगे, आप मल्टीपल सर्वर्स लगाना शुरू करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हम ये करते हैं कि आप अपने जो सर्वर आपने ऑलरेडी परचेज किया AWS से, जिसके आप कॉस्ट पे कर रहे हैं AWS को, उसकी आप रैम इंक्रीज करते हैं, आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, आप उसके vCPUs इंक्रीज करते हैं। और रैम और vCPUs आर डायरेक्टली लिंक्ड, तो वो एक चीज होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास ऑटो स्केलिंग, जिसका मैंने बात की कि लोड आ गया, अब आपने लोड को मैनेज करना है, आप सर्विस एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ऑटो स्केलिंग इसकी एक सर्विस है AWS की, जो आपको इसके अंदर हेल्प आउट करती है। आप कॉन्फ़िगरेशंस करके रखते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद आप आराम से बैठे, आपके सर्वर पे जब लोड आएगा
ऑटो स्केलिंग उसको ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा। आपने नंबर ऑफ सर्वर्स उसको बता दिए कि मैक्स इधर तक लेके जाना है, इतने सर्वर्स एक्स्ट्रा मैक्सिमम, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे 2 सर्वर्स पहले से चल रहे हैं, उन 2 सर्वर्स के ऊपर ट्रैफिक मैनेज हो गया, लेकिन अब 2 सर्वर्स के भी बस से बाहर हो गया ट्रैफिक मैनेज करना। आप उसको बता देते कि भाई इन टोटल 5 सर्वर्स मेरे चलने चाहिए, वो क्या करेगा कि आपको जो 2 सर्वर्स पहले से चल रहे हैं उनके साथ 3 सर्वर्स और लगा देगा ऑन द बेसिस ऑफ लोड। और वो 3 सर्वर्स भी एकदम नहीं लगा रहा होगा, वो एक-एक करके सर्वर ऐड करता जाएगा। वो फिर आपने जो थ्रेशोल्ड बताया होता है यूटिलाइजेशन का, वो उसको मैनेज कर देख रहा होता है, उसकी बेसिस के ऊपर वो सर्वर्स एक्सपैंड करता जाता है। और जैसे ही लोड कम हुआ, नॉर्मलाइज हुई आपकी ट्रैफिक, जो एक्स्ट्रा सर्विस जितने लगे थे उसको उसने बंद कर दिया। इसके बाद एक सर्विस आती है इलास्टिक लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या करता है कि अब हमने तो सर्वर्स एक्सपैंड कर दिया है, अब उनके ऊपर बराबर का लोड जाना चाहिए ना। ये ना हो कि आपने 5 सर्विस लगा दी हैं और 2 ही सर्विस के ऊपर सिर्फ लोड आया है, बाकी 3 ऐसे ही फारिग बैठे हुए हैं। तो उन सब सर्विस के ऊपर प्रॉपर लोड मैनेजमेंट करना है कि सब सर्विस को एक-एक रिक्वेस्ट मिलती जाए, वो हमारा लोड बैलेंसर का काम होता है। इसके बाद होती है अमेज़न क्लाउड वॉच। अब क्लाउड वॉच को मैं इस तरह से कहता हूँ कि जिस तरह हमने बात की कि मॉनिटरिंग हो रही होती है। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड आपने दे दिया कि भाई 50% यूटिलाइजेशन मेरे सीपीयू की हो जाए, तो उसके ऊपर ऑटो स्केलिंग करनी है। तो वो क्लाउड वॉच का काम है कि वो मॉनिटर करेगा, उसने फिर ट्रिगर करना ऑटो स्केलिंग को। वो और क्लाउड वॉच इसी तरह आपको मल्टीपल ऑप्शंस में इन डिटेल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है कि आपकी रैम की यूटिलाइजेशन कितनी, सीपीयू की यूटिलाइजेशन कितनी, कितने लोग आए, किसने कितना विजिट किया, कब से लेके कब तक आपके सर्वर के ऊपर लोड रहा, वो सारा कुछ आप क्लाउड वॉच से देख रहे होते हैं। और क्लाउड वॉच की बेसिस के ऊपर आप मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस है बीपीसी। अब एडब्ल्यूएस आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। हमने बात की अब से थोड़ी देर पहले हमने बात की थी पब्लिक क्लाउड की। अब क्लाउड तो पब्लिक है हमारा, लेकिन आप उस पब्लिक क्लाउड के अंदर चाहते हैं कि मेरा एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो, मेरा एक वर्चुअल डाटा सेंटर हो जिसकी एक्सेस सिर्फ मेरे पास हो। आप वो कर सकते हैं यहाँ पे। और ये वीपीसी के अंदर, जिस तरह पहले एक क्वेश्चन आया था बदर का, कि वीपीसी के अंदर ही नेटवर्किंग आती है, तो वो नेटवर्किंग की मैनेजमेंट आप यहाँ से कर रहे होते हैं। तो नेटवर्किंग यहाँ पे थोड़ी बहुत होती है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप वरीड हो जाए कि नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है। बहुत बेसिक लेवल की नेटवर्किंग है, वो हम क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों को वहां से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक सर्विस है इलास्टिक बीन स्टॉक। इलास्टिक बीन स्टॉक में ये है कि आपने कॉन्फ़िगरेशंस कर देनी है, आपने ऑन द बेसिस ऑफ क्लिक्स, फ्यू क्लिक्स आपने बता देना है कि मेरा नोड जेएस का सर्वर लॉन्च कर दो, उसकी ये रैम है, उसका ये वीसीपीज हैं, उसकी ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसकी ये सिक्योरिटी, ये काम करना है, वो सारा कुछ आपको करके दे देगा। ठीक है। इसके बाद एक सर्विस आ जाती है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन इज वेरी इजी। आपने कुछ स्टेप्स वहां पे डिफाइन करने हैं। एक समझ लें एक किस्म का स्क्रिप्ट है, आपने वो लिखना है, उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। उसने क्या करना है, आपके लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करके आपको दे देना है। सर्विसेज भी आपस में लिंक करके देगा, सारा कुछ लिंक करके देगा। सो इन डिटेल जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो पूछें। जी, एनी क्वेश्चंस? जी, फीस से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, आपका फीस से रिलेटेड क्वेश्चन आया। वैसे तो कोर्स की फीस हमारी 40,000 है, जो कि आप 3 मंथ्स के अंदर पे करेंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में। बट फॉर नाउ आज के दिन के लिए 10% ऑफ हम ऑफर कर रहे हैं। सो आफ्टर ऑफ आपकी ये फीस 35,000 होगी, जो कि आप लोग 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे कर सकते हैं। और ये कोर्स की ड्यूरेशन भी हमारी 3 मंथ्स की ही होगी। 3.5 मंथ्स तक ये कोर्स हमारा जा सकता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, इसके अंदर सर्टिफिकेशन कोई इंक्लूडेड नहीं है, सर्टिफिकेशन की फी सेपरेट है। एनी अदर क्वेश्चन?
जी, आपके पास रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपके साथ शेयर करूं, आप उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर के नाम से एक पेज है, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेट मी शेयर द रजिस्ट्रेशन लिंक विथ यू। Any other question? जी उमर, ऑल लिंक्स आर शेयर्ड अगेन, आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आप लोगों की एक अनाउंसमेंट और है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को अगेन एट 5 PM हम एक हैंड्स ऑन सेशन अरेंज करें, जिसके अंदर हम कुछ सर्विसेज के ऊपर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके दिखाएंगे, हैंड्स ऑन लैब लाइव करके आपको दिखाएंगे कि कौन सी चीजें किस तरह से होनी है, ताकि एक आपको थोड़ा सा मजीद बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये क्या है। AWS इज नॉट टफ, इजी है। डेडिकेशन के साथ प्रॉपरली आप करेंगे तो वो आप इसको कवर आउट कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, डोंट हेजिटेट।